सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। Good morning, one and all. I, Akanksha Jangid, welcomes you all on the online platform of Parishkar. Parishkar now has put on the efforts to help 12 CBSE students by providing a model paper. Today we'll be discussing the model paper of economics subject, which has been made in compliance with the CBSE guidelines. ये जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये CBSE की गाइडलाइंस और सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. Now here we are given with some general instructions that this question paper contains two sections, section 1 macroeconomy and section B Indian economic development. This question paper contains 20 multiple choice questions of 1 mark, यानी कि 20 questions ऐसे होंगे जो आपके पास 1 mark के हैं. 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स के हैं और इनकी वर्ड लिमिट आपको बता रखी है 60 to 80 वर्ड्स. इसके बाद 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के हैं और इनकी वर्ड लिमिट आपको बता रखी है 80 to 100 वर्ड्स. और लास्ट में आपके पास 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स के हैं और जिनको आपको आंसर करना है 100 to 150 वर्ड्स में. आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से. कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. इट इंडिकेट्स दैट. यहाँ पर सेक्शन ए है जिसमें आपको 10 एक मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं. इसमें बोल रखा है कि कंजम्पशन कर्व को वाई एक्सिस पे क्यों दिखाते हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंजम्पशन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ज़ीरो. हम इस तरीके का एक कर्व बनाते हैं और कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे. और वाई एक्सिस पे क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन होता है वो ऑटोनॉमस होता है कि इनकम हो या ना हो किसी भी कंज्यूमर के पास, बट देयर वुड बी सम level of consumption. Now moving forward to our very next question, question number 2. A government resorts to dash to reduce inflation and your correct answer is option A, cuts in government spending. अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, जिससे क्या होगा, लोगों के पास कम इनकम होगी और सिमिलरली लोगों को इन्फ्लेशन से हेल्प मिलेगी, इकोनॉमी अपनी वापस पहले इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी आर बैंक्स एबल टू क्रिएट इज डिटरमाइंड बाय. कमर्शियल बैंक्स कितना मनी क्रिएट करेंगे डिपॉजिट से, ये कौन डिटरमाइन करता है? आपने मनी एंड बैंकिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/CRR. सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डॉक्टर मनजीत सिंह is an NRI settled in Canada. He deposits $1 million with bank in India. This would be treated as योर क्रेडिट एंट्री इन करंट अकाउंट. आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें हम 2 अकाउंट पढ़ते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में हमारे कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स आते हैं. एज डॉक्टर मनजीत सिंह ही सेटल्ड इन Canada and now he's sending money with an Indian bank, so this would be treated in the current account as credit entry. Now next question is, which of the following is not a method of calculating national income? And we are given with options income method, expenditure method, value added method and last is net indirect method. नेशनल इनकम के 3 मेथड्स कैलकुलेशन आपको पता है बहुत आसानी से. इनकम मेथड करेक्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड करेक्ट है, आपका वैल्यू एडेड जो सबसे पहला मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो भी बिल्कुल करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और उसी के सब्सटीट्यूशन में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आपको यहाँ कुछ आइटम्स दे रखे हैं और उनकी एक्सपेंडिचर या रिसीट्स बता रखी है और आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस चीज, और इनको बता रखा है कैपिटल रिसीट्स, जबकि आपके जो एस शीट्स होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट होते हैं. और क्यों होते हैं? क्योंकि
एस्टीट्स ना ही तो गवर्नमेंट के असेट्स में रिडक्शन करते हैं, ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। Our next question is question number 6, that is you are given with consumption function and you are asked to calculate your saving function। तो हमें पता है इनकम कैसे निकालते हैं, C plus S, consumptions plus saving। Y is equal to consumption function आपको क्या दे रखा है, 100 plus 0.75Y और savings Y minus 0.75Y is equal to 100 plus your savings। यहाँ आ जाएगा 0.25Y is equal to your 100 plus savings, और जब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 100 प्लस 0.25Y is equal to your savings। So your correct answer would be option number C, that is minus 100 plus 0.25Y is your savings। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और उसी के सब्सटीट्यूशन में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इनकम राइजेस फ्रॉम ₹5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़, एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम ₹4,000 करोड़ टू 4,600 करोड़। और अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है एमपीसी आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। कंजम्पशन 4,000 से बढ़कर के 4,600 करोड़ हो रहा है, तो 600 से चेंज हो रहा है, और आपकी जो इनकम है वो 5,000 करोड़ से बढ़कर के 6,000 करोड़ हो रही है, तो आपकी इनकम 1,000 से बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में 0.6 वुड बी योर आंसर फॉर एमपीसी। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 0.6। चलते हैं अगले प्रश्न पर। When the central bank sells securities in the market, the credit creation capacity of the commercial banks is likely to be, और इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है फॉल, ऑप्शन बी। ऐसा क्यों है, जब भी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेचती है तो कमर्शियल बैंक्स जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ परचेज करके और अपना पैसा सेंट्रल बैंक को दे देते हैं। इस कंडीशन में कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोनेबल फंड्स होते हैं, लोगों को लोन देने के लिए जो पैसा होता है उसमें रिडक्शन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। जब बैंक्स के पास ही कम पैसा है तो वो क्रेडिट भी कम क्रिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, when the central government reduces the value of domestic currency in terms of foreign currency, this phenomena is known as, and the correct answer is your option C, that is devaluation। यहाँ पर दो words important है, one is central government और यहाँ पर क्या लिख रखा है, domestic currency in terms of foreign currency। जब आपकी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। और ये कब होता है, जब आपकी कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, आपकी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी डिवैल्यूएशन। और इसी के सब्सटीट्यूशन में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको असर्शन और रीजन दे रखा है। क्या कह रखा है, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, और रीजन दे रखा है एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। अभी हमने करंट अकाउंट का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डॉक्टर मंजीत सिंह के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, आपके एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आते हैं, इसके अलावा आपके इंटरनेशनल ट्रांसफर्स आते हैं। और एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो हमें बाहर से मिला है। तो अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस हमको मिल रही है तो आपको पता लग गया हम इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। सो ये करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, question number 9, 45 degree line in the context of equilibrium GDP। equilibrium GDP कब आती है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। तो इसे क्या कहेंगे, ए लाइन ऑफ रेफरेंस, बी लाइन ऑफ आइडेंटिटी, सी लाइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। योर लाइन ऑफ आइडेंटिटी इज रॉन्ग। Next question, question number 10, circular flow of income is based on the fact that, कि circular flow of income कौन से एक्सियोम पे या कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, all sectors
वन सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, कि एक सेक्टर तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है. ऑप्शन बी, इनकम जनरेटेड इन वन सेक्टर इज कंज्यूम्ड बाय इटसेल्फ, कि एक सेक्टर ने जो इनकम जनरेट की वो दूसरे ने कंज्यूम कर ली. ऑप्शन सी, वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम, कि एक ने खर्चा किया तो दूसरे को इनकम मिली. और ऑप्शन डी, ऑल इकनॉमीज आर क्लोज्ड इकनॉमीज. ये ऑप्शन तो खुद ही गलत है क्योंकि सभी इकनॉमीज क्लोज्ड इकनॉमीज नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम. अगर एक पर्सन ने खर्चा किया तो वो दूसरे पर्सन की इनकम हो गई. इसी तरीके से एक के पास से इनकम दूसरे के पास जाती है, फिर दूसरा एक्सपेंडिचर करता है तो वो तीसरे के पास जाती है, एंड द फ्लो ऑफ इनकम इन इकनॉमी सर्क्यूलेट्स. ठीक है. नाउ हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है. क्या दे रखा है? नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है 2020-21, 21-22 एंड 22 एंड 23. आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आर सेम एंड व्हाई? We are given with a formula that GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP multiplied by 100. Nominal GDP क्या होती है कि जब हम वैल्यू आउटपुट को करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है नॉमिनल जीडीपी. और हम जब आउटपुट को बेस ईयर यानी किसी एक जो हमारा डिसाइडेड ईयर होता है उसके प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है रियल जीडीपी. अब चलते हैं पिछली स्लाइड पर. यहाँ देखिए आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है. अब हम क्या निकाल लेते हैं? रियल जीडीपी. जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास 100 है, नॉमिनल जीडीपी 6.5 है, रियल जीडीपी हमें निकालना है. तो हमारे पहले साल के लिए हमारी रियल जीडीपी निकल करके आ जाएगी 6.5. और सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो सेकेंड ईयर के लिए जीडीपी निकल करके आएगी वो 6% आएगी. और थर्ड ईयर के लिए जो हमारी जीडीपी निकल करके आएगी वो शायद 7 पॉइंट समथिंग परसेंटेज निकल करके आएगी. आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा. 9 और 125 आपको डेटा दे रखा है तो ये 7%, 7.2 और 7.5 समथिंग निकल करके आएगी. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा कौन से साल के लिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है. 20 और 21 में आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है 6.5 और फर्स्ट ईयर में हमारी रियल जीडीपी भी आई है 6.5%. सो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आर सेम इन द ईयर 2020-21. एंड व्हाई दे आर सेम? क्योंकि जब प्राइसेस में चेंज नहीं होता है, करंट ईयर की और बेस ईयर की प्राइसेस जब सेम रहती हैं तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या आता है? सेम आता है. क्वेश्चन ने कह दिया सेकंड पार्ट में कि कैलकुलेट रियल जीडीपी. आपको अलग अलग सालों के लिए रियल जीडीपी निकालनी है. और क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई साल है जिसमें रियल जीडीपी गिर रही है? सो एज आई सॉल्व द क्वेश्चंस आई कैन टेल यू दैट रियल जीडीपी इज फॉलिंग इन द सेकंड ईयर itself. Real GDP is falling in the year 2021 and 22. Now here we come upon our question number 12. Devaluation and depreciation of currency is one and the same thing. Do you agree? How do they affect the exports of a country? कि depreciation और devaluation same होते हैं क्या? अभी हमने पिछला एक MCQ करा, उसमें हमने devaluation की बात करी थी. When the central government of a country values its currency at a lower price under fixed exchange rate system, then it is known as devaluation. और depreciation currency का कब होगा? flexible exchange rate system में. जब कोई कंट्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो करती है, यानी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किससे होगा? डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस से. एंड व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड एट अ लोअर वैल्यू because of the market forces of demand and supply under flexible exchange rate system, then it is known as depreciation of currency. No, devaluation and depreciation are not one and the same thing. अब आगे क्वेश्चन ने पूछा how do they affect the exports of a country. एक्सपोर्ट्स को कैसे अफेक्ट करेंगे depreciation and devaluation?
आपकी जब करेंसी सस्ती हो जाएगी तो फॉरेन करेंसीज एक्सपेंसिव होंगी और आपकी करेंसी सस्ती है, तो इस कंडीशन में आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज फॉरेनर्स विल फाइंड चीपर टू एक्सपोर्ट फ्रॉम यू एज योर करेंसी इज वैल्यूड एट अ लोअर प्राइस देन इट शुड बी. So it will help a country to increase its exports. And you are given a substitution question, that is what is meant by official reserve transaction. ये क्वेश्चन आपका BOP से कंसर्न्ड है. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? दोज ट्रांजेक्शन्स which changes the official foreign reserves of a country, these are known as official reserve transactions. एक कंट्री के पास जो ऑफिशियल रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, करेंसीज और गोल्ड के फॉर्म में, उसमें जो चेंजेस होते हैं जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स. एंड वी आर आस्क्ड फर्दर दैट डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. How official reserve transactions are important? Official reserve transactions are important in the following ways. First of all, it helps to keep BOP balanced. Balance of payment को बैलेंस रखने में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स हेल्प करते हैं. एंड योर सेकेंड पॉइंट वुड बी इट हेल्प्स टू एडजस्ट सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट में जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसको कौन क्योर करेगा? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्योर करेंगे. और सरप्लस होगा तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा? अगर एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो सरप्लस में आ रहा है, तो इस कंडीशन में उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर लेगा, जिससे उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. सो दीज आर द थ्री मेजर इंपॉर्टेंसेस ऑफ बैलेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, question number 13, you are given with a consumption curve and you are given with a consumption function and you are asked to derive a consumption curve, and you are given the various levels of income, that is rupees 100, rupees 200 and rupees 300 crores respectively. आपको क्या दे रखा है? कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आपको एक कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है. कंजम्पशन फंक्शन में y डिनोट कर रहा है किसको? इनकम को. तो सबसे पहले हो जाएगा 50 प्लस 0.64 और y की जगह हम क्या रख लेंगे? 100 रख लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 64. सो you'll get answer 114. And similarly you'll keep 200 over here and you'll keep 300 over here. And you'll derive the various levels of consumptions at various levels of income. अब कर्व कैसे बनाएंगे हम? कर्व ऐसे बनाएंगे. इधर क्या आ जाएगा? y एक्सिस पे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, y एक्सिस पे आपका आ जाएगा कंजम्पशन और इधर आपका x एक्सिस पे आ जाएगा इनकम. अब आपकी जो इनकम है 100 करोड़ थी, 200 करोड़ थी और 300 करोड़ थी. जब आपकी इनकम 100 करोड़ थी तो आपका कंजम्पशन कितना आ रहा था? 114 आ रहा था. तो मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर देती हूँ 114 को. तो इस तरीके से जब आप अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे कंजम्पशन को डिराइव करेंगे तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रेट कर्व निकल करके आ जाएगा. डन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट. एज अनाउंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ March 27, 2020, द मिनिमम डेली मेंटेनेंस ऑफ CRR was reduced from 90% of the prescribed CRR to 80% effective the fortnight beginning March 28, 2020 till June 26, 2020. That has now been extended up to September 25, 2020. सेट द RBI. इस स्टेटमेंट में आपको क्या समझा रखा है
कि आरबीआई ने अपनी जो सीआरआर की रेट थी वो 90% से रिड्यूस करके क्या कर दी, 80% कर दी। सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ सीआरआर। सीआरआर इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक if this rate has been reduced. So what are the reasons behind reducing this rate? अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है, एग्रीगेट डिमांड कमज़ोर है, तो लोगों के पास और पैसा सप्लाई करने के लिए टू इंक्रीज द मनी फ्लो CRR is reduced by RBI so that loanable funds with the banks increases, and so banks can lend more money and the circular flow of income can be increased in the economy. And what we are asked in the question, identify the likely cause and consequences behind this type of action plan of the रिजर्व बैंक कि रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर आरबीआई अपने सीआरआर को कम करता है तो कमर्शियल बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स ज़्यादा होंगे, जिससे कि वो लोगों को ज़्यादा पैसा पहुंचा पाएंगे, जिससे कि मनी का फ्लो जो है इकोनॉमी में इम्प्रूव होगा। दिस विल हेल्प टू क्योर रिसेशन। एग्रीगेट डिमांड इज पुअर और लो इन द इकोनॉमी। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है, गुड्स की डिमांड कम है इकोनॉमी में, सो इन दिस केस CRR will be reduced by RBI so that more money can be provided to the consumers or the households or other private investors with a view to increase the flow of income in the economy. थर्ड पॉइंट क्या होता है, कैपिटल जनरेट करने के लिए इकोनॉमी में जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा सो दिल पुट इन इन्वेस्टमेंट्स, और अगर एक जगह इन्वेस्टमेंट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट से जब नए नए बिजनेसेस ओपन होंगे तो बहुत लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जाएगा, जिससे इट विल हेल्प टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड दस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल जनरेशन। एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या क्या परिणाम होंगे। इकोनॉमी विल कम आउट ऑफ द रिसेशन, aggregate demand will grow in the economy, and ultimately economy will reach the level of equilibrium where aggregate demand and aggregate supply are going to be equal, and capital generation will prompt the way of growth for the economy. So these are the good effects of the action taken by the RBI. Moving forward to our very next question, यहाँ पे आपको पीपीटी में बता रखा है, इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होगा लोन करने के लिए लोगों को। स्मूथ सप्लाई ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट इन द इकोनॉमी में दोनों चीज़ों का फ्लो बढ़ जाएगा, कैश का भी और क्रेडिट का भी। एंड लास्ट, RBI हैज़ दिस राइट टू कंट्रोल एंड क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. RBI Reserve Bank Governor Shaktikant Das retreated his call for an outright ban on cryptocurrencies. आपने सुना होगा क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज होती है, saying these are nothing but gambling to further operation of such currencies and to take a lead over other central banks. The RBI recently launched its own digital currency in the form of a rupee on a pilot mode. इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रीट्रीट किया, बार बार कहा कि जो क्रिप्टो करेंसीज है, डिजिटल करेंसीज है, इनको बैन किया जाना चाहिए। क्यों बैन किया जाना चाहिए? क्योंकि वो मानते हैं ये गैम्बलिंग है। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एज वी हैव ऑलरेडी डिड एंड डिस्कस द रेलेवेंट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड वी आर गिवन विद अ वर्ड ब्रीफली कि हमें इसको संक्षिप्त में छोटा करके 4 मार्क का क्वेश्चन है तो छोटे में डिस्कस करना है। तो आरबीआई का सबसे पहला जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, बैंक ऑफ इशू। हमारी कंट्री में मनी, नोट्स, कॉइन्स जारी करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल बैंक को है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमारी कंट्री में करेंसी कौन इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट? आरबीआई करता है। तो सबसे पहला फंक्शन ये हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी।
हमारी कंट्री में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको मॉनिटर करने वाली अपेक्स अथॉरिटी, उनके लिए गाइडलाइंस इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई है। इसके अलावा एक फंक्शन क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में कितना क्रेडिट क्रिएट किया जाना चाहिए एज पर वेरियस इकोनॉमिक सिचुएशंस, कि इन्फ्लेशन होगी तो कम क्रेडिट होना चाहिए, रिसेशन है तो ज़्यादा क्रेडिट होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक दिवालिया होता है तो उसका लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ से वो रिकवरी की होप रखेगा वो कौन सा होगा? आरबीआई होगा। इसके अलावा एक फंक्शन जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, दैट इज क्लियरिंग हाउस. So in briefly I have described you the basic functions and the major functions of our central bank, that is RBI. Now we are given with a substitution question, that is why is RBI known as clearing house. RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लियरिंग हाउस क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करना है. देखिए, मान लीजिए देर आर टू persons in our example, X and Y. X, he is having an account in SBI, State Bank of India, and Y, he is having an account in PNB, पंजाब नेशनल बैंक. X ने Y को एक चेक इशू किया 5,000 रुपीज़ का. अब X का अकाउंट तो SBI में है और Y का अकाउंट है PNB में. अब ये तो सेम बैंक में अकाउंट्स नहीं है. सो इन दिस केस द चेक विच हैज़ बीन इशूड बाय X in favor of Y, how it gets cleared and it gets deposited in the account of Y in PNB, it is because of this clearing house function of RBI. RBI acts as a clearing house. It holds the apex and the monetary authority to clear the interbank transactions of all the commercial banks in the country with regards to different public sector banks and private sector banks. कि डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक हों, उनके मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर करने का अल्टीमेट राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है. Now moving forward to our next question, that is question number 16. Circular flow of income in a two-section economy is based on the axiom that one's expenditure is others income, जैसा कि अभी हमने MCQ में डिस्कस किया था. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid reasons. Yes, we agree with the statement because in two-sector economy we are given with two sectors. One is firms and other one is your household. हाउसहोल्ड्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं. किसके ओनर्स होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंड दे प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फर्म्स. Firms, when they do when they get their production, they provide factor income to households in the form of rent, wage, interest and profit. And when households receive this income, they again spend this income on purchasing goods and services from firms. So this is how circular flow of income works in an economy. Households provide their factor services to firms for doing the production, and when they do production they provide factor income to households, and households when receiving income they spend their income on purchasing the goods and services. So what valid reasons you are going to give? That households, they are the owners of factors of production, they provide their factor services to firms for producing the output, and in return they receive factor income in the form of rent, wage, interest and profit. And on receiving the income by household, this again spend this income on purchasing the goods and services produced by the firms. So in this way, one's expenditure, firm's expenditure becomes income for household, and household's expenditure works as income for firms.
Now, moving forward to our very next question, that is question number, that are the sub parts of question number 16, that in an economy following transactions took place, calculate the value of output and value added by firm B. आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और वैल्यू एडेड निकालना है. आपने नेशनल इनकम में एक मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस value of intermediate consumption. Firstly, we'll calculate value of output and value added then by firm B. Now let's read the question. Firm A sold to firm B goods of rupees 100 crores, to firm C 70 crore, to household 50 crores, and goods of value rupees 30 crores remain unsold. कि फर्म ए ने फर्म बी को 100 करोड़ के गुड्स सेल किए, और यहाँ पर बात हो रही है फर्म बी की, तो फर्म बी ने जो ए से परचेज किया वो इसके लिए हो जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज योर 100 करोड़. नाउ लेट्स रीड फर्दर. Firm B sold to firm C goods of 90 crore, to firm D 60 crores, goods of value rupees 50 crores were exported and goods of value 25 crores were sold to the government. कि B ने अब जो सेल की है अलग अलग फर्म्स को, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट किया है, वो किस में आ जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा. नाउ लेट्स ऐड 90 प्लस 60 प्लस 50 एंड प्लस योर 25. This will sum up to 225, and when we'll deduct 100 we'll get rupees 125 crores. 125 crores is your value added by firm B, and rupees 225 crores is the value of output produced by the firm B. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 17. Government across nations are too much worried about term fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है, सबसे पहले ये पूछा है. Do you think that fiscal deficit is necessarily inflationary in nature? Support your answer with valid reasons. Fiscal deficit क्या होता है? Fiscal, the term fiscal is related with the government, and when the expenditures of the government are more than the revenues of the government, then it creates a situation of deficit and it is termed as fiscal deficit. जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू कम होते हैं टैक्सेस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहेंगे. आगे क्वेश्चन ने बोला कि क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, क्या आप अग्री करते हैं? नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड व्हाट रीजंस वी आर गोइंग टू गिव. First of all, for underdeveloping and developing nations like India, it is very important for the government to spend more money than earning more money. Second, in the backward countries of the world, when fiscal deficit is there, it will help in the equal distribution of income among the unprivileged sections of the society. And third, it will help a nation to achieve the status of developed from developing or underdeveloped. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या इंडिया की तरह डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे और उनकी रेवेन्यू कम हो, तभी जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको फ़ायदा मिलेगा. हम डेवलपिंग से डेवलप्ड के स्टेटस पे पहुंचेंगे और सोसाइटी में जो असमानता है, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो क्योर हो जाएंगी. सो नो, वी डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट दैट फिस्कल डेफिसिट इज always necessarily inflationary in nature. Now moving forward, its substitute is given. An economy is operating at underemployment level of income. What is meant by the given statement? Discuss one fiscal measure and one monetary measure to tackle the situation. We are given with the word underemployment. What do you mean by underemployment? Underemployment is a situation when aggregate demand is less and aggregate supply is more. It means the economy is operating at a level where there is excessive output. जहाँ पर supply बहुत ज़्यादा है but लोगों के पास पैसा नहीं है उस output को
खरीदने के लिए, और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इकोनॉमी में क्या हो, रिसेशन चल रहा हो, लोगों के पास लो लेवल ऑफ इनकम हो। सो व्हाट डू वी मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम? वी मीन दैट द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ सिचुएशन वेयर देयर इज लेस एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, देयर इज एक्सेसिव आउटपुट इन द इकोनॉमी बट पीपल आर नॉट एबल टू बाय इट। अब बोला आपको फिस्कल मेजर बताना है। फिस्कल मेजर रिलेटेड होता है आपके गवर्नमेंट से। तो पहला फिस्कल मेजर क्या हो जाएगा, दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स रेवेन्यूज और देयर शुड बी कट इन टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट कम कर देगी तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। दैट विल हेल्प टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं वो आरबीआई लेता है। सो व्हाट मॉनेटरी मेजर इज आरबीआई गोइंग टू टेक? दैट इज रिडक्शन इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जैसे हमने अभी किया, क्या होता है वो प्रपोर्शन टोटल डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, तो अगर इस अमाउंट में डिडक्शन हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा लोनेबल फंड्स होंगे, जिससे कि वो लोगों को ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा और दस एग्रीगेट डिमांड विल बी बूस्टेड इन द इकोनॉमी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is now here we are starting with our section B. Under dash people collectively cultivate lands. लोग collectively lands को कब cultivate करते थे, कौन से सिस्टम में? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कम्यून सिस्टम में। आपको क्वेश्चन नंबर 19 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अर्बनाइजेशन इज़ वेरी हाई इन चाइना, चाइना में शहरीकरण बहुत ज़्यादा। और स्टेटमेंट 2 बोल रखा है चाइना हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो योर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, आपको अलग अलग 5 ईयर प्लान दे रखे हैं। पहले इंडिया का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, और रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बता रखा है ऑप्शन डी में पाकिस्तान का, और आपको कॉलम बी बता रखा है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पाकिस्तान में 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी? ईयर 1956 में। मूविंग फॉरवर्ड, और उसी के सब्सटीट्यूशन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें चाइना में हुई कुछ एक्टिविटीज़ आपको बता रखी है। योर फर्स्ट इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ऑप्शन सेकंड है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स आए, उसके बाद आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन हुआ, उसके बाद आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, और लास्ट में आपके क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। क्वेश्चन नंबर 21 में असर्शन और रीज़न आपको दे रखे हैं। पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन 12 ईयर डेवलपमेंट प्लान। पाकिस्तान 12 वर्षीय विकास प्लानों पर काम कर रहा है, और ये बता रखा है चाइना इज़ वर्किंग ऑन 15 5 ईयर प्लान। चाइना 15 5 ईयर प्लान पे काम कर रहा है। आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट है। योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन 12 5 ईयर प्लान्स बट चाइना इज नॉट वर्किंग, सो योर असर्शन इज करेक्ट एंड योर रीजन इज नॉट करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, आपको क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप खेती करने के अलावा और जो संबंधित गतिविधियां हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, उस पर भी आप फोकस करो। सो इसने कहा डाइवर्सिफिकेशन से रूरल पॉपुलेशन के पास लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड change in cropping pattern, shift of workforce from agriculture to other allied activities and non-agriculture sector। जैसा कि मैंने आपको बताया, objective of investment in new agricultural avenues increases financial risk for rural population। अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो क्या हमारा फिनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है? नो, इट डज नॉट इंक्रीजेस फिनेंशियल रिस्क, इट रादर पेव्स द वे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द रूरल पॉपुलेशन। सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेसेस। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी इंडस्ट्री के बाहर के फैक्टर्स। ऑप्शन 1 में मैनेजमेंट इंटरनल होता है,
ऑप्शन सी, ओवरहेड एक्सपेंसेस आपकी इंडस्ट्री के अपने होते हैं तो इंटरनल हो गए। डाइवर्जेंस ऑफ फंड, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पैसा लगाना है ये भी कंपनी का अपना फैसला होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वही आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग फॉरवर्ड, before the advent of green revolution in India in 1960s, India was primarily dependent upon dash for the supply of food grains. Very basic question कि हम कहाँ से import कर रहे थे? United States of America से। अगला question है, which of the following statement about the ozone shield is accurate? आपको बताना है ओजोन शील्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एज यू ऑल नो, ओजोन शील्ड इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी के सब्सटीट्यूशन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर जो हमको सन की हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है, उसका जो डिप्लीशन हो रहा है उसके बारे में क्या सही है? ओजोन लेयर डिप्लीशन लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमंस, दिस इज ट्रू। Ozone layer depletion results in a lower amount of production of phytoplankton. Phytoplanktons are a type of algae that helps to keep the ecosystem in balance. तो ozone depletion से इनका कम प्रोडक्शन हो रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। Ozone layer depletion hampers the growth of the terrestrial plants. जो ज़मीन पे उगने वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ कम हो रही है। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको असर्शन और रीजन दे रखा है। फर्स्ट में क्या कह रखा है देखते हैं। रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम्स रिगार्ड्स टू फिनेंस बट ऑल्सो इनकाउंटर डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर गुड्स। रूरल लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फिनेंस लेने में ही प्रॉब्लम नहीं आती है, इसके साथ साथ अपने गुड्स की पब्लिसिटी करने में, उनको बेचने में भी प्रॉब्लम्स आती है। और ऑप्शन रीज़न में बता रखा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन पे अर्जेंट अटेंशन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड्स अर्जेंट अटेंशन इन द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग रैपिड रूरल डेवलपमेंट, कि यदि आपको ग्रामीण विकास करना है तो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कृषि विपणन पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो कर दी रूरल पीपल की, और यहाँ पे बोल दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो क्या ये सही है? दोनों ही बातें सही है, बट ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया HDI रैंक वॉज टू लो। इंडिया का HDI रैंक क्यों था लो? ऑप्शन है पुअर लिटरेसी रेट, सही बात है। पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये भी सही है। पुअर हेल्थ सर्विसेज, ये भी सही है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक पिक्चर दे रखा है। अर्थ का अर्थ है रो रही है, इधर आपको टेम्परेचर स्केल दे रखा है, इधर आपको वॉल्केनिक इरप्शन दे रखा है, इधर आपको वेस्ट दे रखा है, इधर आपको इंडस्ट्रियल स्मोक दे रखा है, इधर आपको गाड़ियों का जो स्मोक है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रखा है वो दे रखा है, और आपसे पूछा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो what effects you are going to tell? There are too much of fluctuations in the temperature. सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। Temperature is not remaining constant. There are too much fluctuations in the टेम्परेचर। सेकंड क्या होगा? आपके जो नेचुरल वाटर के रेजर्वॉयर्स होते हैं, दैट इज योर आइसबर्ग्स, योर ग्लेशियर्स, दे आर मेल्टिंग डाउन। वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इससे खतरा क्या हो रहा है? सम सिटीज एंड कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ कुछ कंट्रीज और सिटीज़ को पानी में डूबने का खतरा है, जो कोस्टल एरियाज़ में
या जो आइलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल वेनिस सिटी, द सी लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेनिस इज ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग ड्यू टू इंक्रीज सी लेवल्स. योर नेचुरल रिसोर्सेज like your forests, your natural resources like your forest are depleting because global warming is creating too wide fluctuations in the temperature which is causing your droughts, forest fires. तो इससे आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं बुरी तरीके से. इसके अलावा इट इज़ हैम्परिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये हैम्पर कर रहा है. क्यों हैम्पर कर रहा है? क्योंकि जब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज आज ही ख़राब हो जाएंगी तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो रहेंगी ही नहीं कि वो उन्हें यूज़ कर पाएँ. सो दीज आर योर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Now let's move to our next question. That is question number 29. Given the fact that organic farming offers lower yield than conventional farming, should it be promoted in our country where millions of people are not getting enough to eat? Write your observations in brief. आपको संक्षिप्त में बताना है कि organic farming that provides lower output as compared to the farming where high yielding variety seeds in pesticides are used that yields more output. Should we use conventional farming or should we use organic farming in a country like India where millions of people are sleeping without the food? C. Organic farming no doubt provides lower output because high yielding variety seeds, pesticides are not used. बट इट पेव्स द वे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारे पास लैंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. हालांकि आउटपुट कम मिलता है पर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और लैंड की जो लाइफ होती है वो बढ़ती है ताकि आगे आने वाली अपकमिंग जनरेशन्स जो है उस लैंड को यूज़ कर पाए फार्मिंग पर्पस के लिए. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग नो डाउट प्रोवाइड्स लोअर आउटपुट टू द पॉपुलेशन but still it should be preferred over conventional farming methods because it paves the way for sustainable development as the upcoming generations would be able to use the land for cultivating it, for producing the output. And for solving the problem of non-availability of food to millions of people in a developing nation like India, sufficient measures and effective implementation of those schemes by the government should be ensured. Now let's look at the substitution question, that is, defend or refute the following statement with valid reasons. It is easier to obtain institutional credit rather than non-institutional credit. यहाँ पर क्रेडिट की बात कर रखी है. जो संस्थागत वित्त होता है या the money that you get as credit from the registered commercial banks is easier than non-institutional credit, that is the money that you get from सेठ, साहूकार and महाजन. तो बैंक से लोन लेना ईजी है as compared to सेठ, साहूकार और महाजन. Are you defending the statement or refuting the statement? I refute the statement. Because it is very difficult for the rural population to get institutional credit because of the number of formalities that are required to be done by the commercial banks which are under the institutional credit, because rural population sometimes they lack the eligibility, sometimes they lack the necessary documents which are needed for obtaining the credit. So I am refuting the statement that it is not easier for the rural population and backward population who are in absence of knowledge, absence of the documents, lack of eligibility to get the institutional credit. Now let's move to our next question. We are given again a data-based questions. Comment upon the population growth rates upon the three countries. You are given with three countries, that is India, China and Pakistan. You are given with the population, you are given with the annual growth rate of the population, and you are given with the sex ratio. अब पहले क्वेश्चन में बोला गया आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे कमेंट करना है. इन तीनों कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, बट सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ है.
इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्लेस ऑफ पॉपुलेशन, बट स्टिल इट्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इज एज हाई हैज 1.2%, एंड पाकिस्तान हैविंग अ वेरी लो पॉपुलेशन that is 188 million and having a very high annual population growth rate of 2.1%. So what will comment that China stands first in the place of population, but its population growth is very low as compared to India that stands second in the world in the growth of in terms of population, and still its population growth rate is very high, and Pakistan, as its population is very low, its population growth rate is very high. And what is the sub part of this question, which country has the most skewed sex ratio? सबसे कम सेक्स रेशियो कौन सी कंट्री का है? इंडिया का है, दैट इज 929. सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल्स आपकी कंट्री में कितनी फीमेल्स हैं, और सबसे कम फीमेल्स इंडिया में, दैट इज 929. नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 31. What do you mean by commercialization of agriculture? Commercialization of agriculture means growing commercial crops that yields more profit to the farmers like tea, coffee and rubber. And next question is, India has certain advantage which makes its favorite outsourcing destination. What are those advantages? India जो है बहुत अच्छा outsourcing destination है. Outsourcing क्या होता है? जब कोई फॉरेन कंट्री अपना काम किसी दूसरी कंट्री में दे देती है, इसको क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग. आपने एक नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बीपीओज या कॉल सेंटर्स, बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं मोस्टली उन सभी के कॉल सेंटर्स इंडिया में है. क्यों है ऐसे? क्या एडवांटेज मिलता है फॉरेन कंपनीज को? सबसे पहली बात तो स्किल्ड लेबर. इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, लोगों के पास क्वालिफिकेशंस है. इसके अलावा ये जो मैन पावर है ये कैसी है? चीप. इससे कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है? कॉस्ट कटिंग का. जो काम अपनी कंट्री में करवाते वो महंगा पड़ता है, यहाँ पे क्या हो गया? सस्ते में पड़ गया. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इंडिया में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं. सो इट बिकम्स ईजियर for foreign companies to outsource their work in India as English is widely used as a medium of communication. So these are the advantages that you are going to mention, and it's substantiate the statement that during the period 1951 to 90, good effects of the strategy of industrialization were overshadowed by its bad effects. 1951 से 1990 तक की जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी थी उसके बैड इफ़ेक्ट्स ने आउटकास्ट कर दिया था इसके गुड इफ़ेक्ट्स को. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ आई थी तो नो डाउट इंडिया में जो है आउटपुट बढ़ा था, बट द गवर्नमेंट फोकस्ड अपॉन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू provide various facilities to the private investors. They were not able to capture much more capital that was there with private investors. They have set their standards according to the Indian norms. That's why their exports were very low because they were not meeting international standards. इसीलिए 1991 में आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई थी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी फोकस किया गया था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा कैपिटल थी, ज़्यादा एफिशिएंसी थी और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे थे. सो when industrialization policy was adopted by the government, it focused merely upon the public sector units. That's why the government lost the capital which was there with the private investors, their efficiencies. They set the norms according to the Indian system, so they were not able to set the norms according to the international level, and thus exports during that period were low as they would have been. So these were the bad effects that outcasted the good effects. Moving forward, your question number 32, you have to provide true or false with valid reasons. Private transportation is more environment friendly than public transport. This statement is itself false because अगर private transportation होगा, हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी गाड़ी होगी, then it is not going to be environment friendly. It is going to create more hazards for the environment. That's why this statement is false. Mr. A is relatively richer than Mr. B, but both can be absolutely poor.
हो सकता है, क्यों हो सकता है? हो सकता है मिस्टर ए एक दिन के 60 रुपये कमाते हों और मिस्टर बी एक दिन के 50 रुपये कमाते हों। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये बी के कंपैरिजन में तो रिच हैं। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने बोला हो कि एक पर्सन जो डेली के 100 रुपीज़ कमाएगा वो बिलो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा, तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स सेट कर रखा है 100 रुपये का, ये दोनों ही उससे कम कमा रहे हैं, तो हो सकता है ये दोनों पुअर हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 33. What is casualization of workforce? When your workforce is not provided or mention the number of hours to the work, or when their working hours are undetermined, then it is known as casualization of workforce. लोगों को पता ही नहीं है कितने definite hours काम करना है. Next is what is human development? Human development से आप क्या समझते हैं? Increasing the humans' abilities and enhancing them so that they can pave the way for their individual growth and lead to the process of sustainable development. 3. What are the abiotic components? जो non living components होते हैं environment के, your air, water, soil, these are known as your abiotic components. और इसके substitution में दे रखा है critically evaluate the role of rural banking system in the process of rural development in India. It is very important to achieve rural development that rural banking ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का विस्तार होना चाहिए. But still the situation is that rural people are not having access to banking facilities because they are not known to the governmental policies. They do not possess necessary documents. Sometimes they are not eligible for the loans. So for possessing rural development, it is very important to have rural banking system in your economy. But still in India, in rural areas, rural population are not having access to banking facilities as they should have been. And its second part is there are several examples in the rural areas of India where there are more workers in the family but the gross income of the family is low. How do you explain this paradox? कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लगे हुए तो घर के सभी लोग हैं काम में, लेकिन उनकी इनकम फिर भी क्या होती है, कम होती है. इसका एक एग्जाम्पल बताना है. It is farming business of the rural population where all the members of the family are engaged in farming business and they are not required to work over there, but still their annual yield or annual income is very low as they are facing the problem of disguised unemployment. छिपी हुई बेरोजगारी. काम करना है 4 लोगों को, उससे भी उतना ही आउटपुट आएगा, लेकिन 10 लोग लगे हुए हैं तो सिमिलरली उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो ही जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है, काम कर रहे हैं 10 लोग. सो व्हाट एग्जांपल वी आर गोइंग टू गिव? वी आर गोइंग टू गिव द एग्जांपल ऑफ फार्मिंग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Read the following hypothetical text and answer the following question. आपको एक टेक्स्ट दे रखा है और आपको बताना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट और द टेक्स्ट. इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इज poised for a mega transformation in 2020 with the launch of an Alibaba-like e-marketplace, trendy yet affordable khadi products to appeal to the masses, and digital database credit rating to help entrepreneurs avail loans. However, the MSME sector, often considered bulwark of the economy as it contributes around 29% of GDP and 48% of the Indian exports. इस टेक्स्ट में ये कह रखा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं इंडिया की जीडीपी में 29% और इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 48% कंट्रीब्यूट करती हैं. फिर भी लोग एंटरप्रेन्योर्स यानी ऐसे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए. नाउ लेट्स रीड फर्दर. There is an urgent need of major reforms and policy interventions towards ensuring timely availability of low-cost credit, improving ease of doing business and technological upgradation to take on the formidable challenges of creating millions of jobs, ensure equitable distribution of national income and achieving large scale import substitution. कि लोगों को जो MSME में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको
क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, जिससे क्या हो, उनको लो कॉस्ट क्रेडिट, कम रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड हो, उनका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाए, वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो जाए, जिससे लाखों और करोड़ों लोगों को जॉब मिल पाए, जिससे नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए. Now let's read further. The World Bank has recently approved loan worth rupees $750 million to address the immediate liquidity and credit need of India's MSME sector that has been severely impacted by COVID-19 crisis. This will give a push to Atmanirbhar Bharat vision of the government कि वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का जो है लोन अप्रूव कर दिया है इंडिया के MSME सेक्टर के लिए, जो कोविड-19 में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था. इससे सरकार का जो एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत, उसको पूरा करने में सहायता मिलेगी. अब हमको ये एक पैराग्राफ दे रखा था, टेक्स्ट दे रखा था, अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज. इनमें से MSME का एडवांटेज क्या नहीं है. इट इज़ सूटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. हमारे आसपास के छोटे उद्यमियों की जो भी रिसोर्सेज होती हैं, स्रोत होते हैं, उनको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ये भी ठीक है. इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर. MSME में लेबर ज़्यादा होता है और कैपिटल कम होती है, तो इनमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया. लास्ट में कह रखा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, जैसा कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME sector suffered to a large extent in COVID-19 pandemic situation due to. MSME पर मार क्यों पड़ी थी COVID-19 की, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी और क्रेडिट नीड्स कैसी होती है, तुरंत जैसे ही इन्हें ऑर्डर मिलता है वैसे ये माल तैयार करना शुरू करते हैं, तो इमीडिएट लिक्विडिटी इनका क्या था, इम्पैक्ट होने का रीज़न था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको असर्शन और रीज़न दे रखा है. Small scale industries ensure a more equitable distribution of national income and wealth. True. The ownership of small scale industries is wide spread than the ownership of large scale industries. से small scale industries ज़्यादा है क्या इंडिया में. इसका आंसर होगा both assertion and reason are true. और आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया, और इसका आंसर क्या होगा, यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द लार्ज स्केल एम्प्लॉयर्स ऑफ labor force in India because there is widespread ownership of small scale industries in India as compared to large scale industries. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. और इसी के साथ ही CBSE का ये मॉडल पेपर समाप्त होता है. आई होप दैट दिस विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर प्रिपरेशंस एंड फॉर योर एग्जाम्स. बी लिंक्ड विद परिष्कार. थैंक यू.